आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन मतलब जो होता है सांस लेना। हम जो सांस लेते हैं उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वाला ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आता है। देखो एक होता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब किसी भी जानवर या इंसान में या एनिमल्स के अंदर जो हमारे सेल्स है, सेल जुड़ता है तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जुड़ता है तो बनता है ऑर्गन्स जुड़ता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हर सेल भी सांस लेता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जैविक चीज किस चीज की बनी होती है? सेल। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल जो सांस लेगा उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद दो तरह के होते हैं ये, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एग्जाम में आ जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बुक में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, जो भी तुम ग्लूकोज खाओगे बेटा या जो भी हम खाना खाते हैं तो वो बेसिकली ग्लूकोज में चेंज होता है। और जो रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका इक्वेशन भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया आगे, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये इक्वेशन है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन का एक और डेफिनेशन अगर मान लो याद भी नहीं है तो भी हम खुद बना के लिख सकते हैं कि द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में क्या मतलब है बेटा? वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में चेक कर लेना उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पूछ लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा? तो अगर फूड जो है वो अगर ब्रोकन डाउन हो रहा है यानी डाइजेस्ट हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, यानी विदाउट ऑक्सीजन, तो अगर तुमने डेफिनेशन में विदाउट नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा। या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित मतलब बिना ऑक्सीजन के, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विदाउट ऑक्सीजन। इसका भी हम डेफिनेशन खुद बना सकते हैं बेटा कि द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस मतलब प्रेजेंट नहीं होता, इज नोन एज, या विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी इक्वेशन है जो तुम्हें याद होना चाहिए। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये इक्वेशन है बेटा, ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन के किसमें चेंज हो जाता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर ध्यान से देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ वाटर था, लेकिन इसमें क्या है? एनएरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के साथ कौन है? अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ये एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर डिफरेंस बताओ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रीथिंग। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाता है। क्यों क्रैम्प्स आ जाता है? बोलते ना पैर नहीं हिल रहा, हाथ नहीं हिल रहा, है ना? तो क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। अब जो हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन जितना चाहिए था उतना ऑक्सीजन मिला नहीं, तो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज था हमारे मसल्स में, वो मसल्स में बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मिला नहीं, यानी ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो किस में चेंज हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और जो बॉडी में क्रैम्प्स आया वो किसकी वजह से आया? इस लैक्टिक एसिड की वजह से आया। ठीक है, तो याद रखना है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं बहुत घंटे तक, तो डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। और जब डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो कम है, जो हमें एनर्जी दे वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड होने के कारण एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है? हमारे मसल्स में होता है,
और ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, तो जिसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो पूछ लेते हैं। उसके बाद बेटा ब्रीथिंग, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, हम जो सांस ले रहे हैं उसको बोलते हैं इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन, मतलब टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं इसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जो बाहर जो सांस छोड़ रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेल करना मतलब सांस लेना, एक्सहेल करना मतलब सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, और ये अगर कोई पूछे, एक ब्रीथिंग रेट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्सन जो ब्रीथ करता है बेटा 1 मिनट में, उसको बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीथिंग रेट के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीजें याद रखनी है। नॉर्मल जो हम ब्रीथिंग रेट है वो हमारा कितना है वो याद रखना है, पीछे एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन आंसर में देखोगे मिल जाएगा, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एमसीक्यू में मिलेगा पीछे। ओके, 15 से 18 बार पर मिनट मतलब 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ करते हैं हम लोग, 15 to 18 टाइम्स। और अगर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज करोगे या रनिंग करोगे फिर ये इतना नहीं रहता, फिर ये हो जाता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज करोगे बेटा तो हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। याद रखना है, अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद ब्रीथिंग रेट जो है तुम्हारा, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा उसमें लिखा होगा कि कितना होता है हैवी एक्सरसाइज में। ये देखो, ये है ना नीला वाला बॉक्स, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें बताया है, 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ये रहा ना, हैवी एक्सरसाइज जब करेंगे तो ब्रीथिंग रेट कितना हो जाता है, 25 टाइम्स, मतलब सांसें जोर जोर से हम लेने लग जाते हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो 15 to 18 टाइम से बढ़ के कितना हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट। अगर एमसीक्यू में सिलेक्ट करने के लिए आया तो ये चीज़ याद रखोगे तुम। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा कि हम जब सांस लेते हैं स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोक करने से लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और इससे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अब देखो कैसे सांस लेते हैं बेटा, हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले ये कभी कभी डायग्राम आ जाता है पेपर में, तो ये नेसल पैसेज है। नेसल पैसेज मतलब नाक से हमने इनहेल किया, फिर ये फेरिंग्स, इस पोर्शन को फेरिंग्स कहा जाता है, इससे होता हुआ वो यहाँ जाता है। ये पोर्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रकिया, स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, पढ़ के फिर ट्रकिया से के थ्रू फिर उसके बाद कहाँ जाता है, अंदर लंग्स में जाता है बेटा। ठीक है, लंग्स में चले जाता है। तो ये हमारे 2 लंग्स होते हैं, और ये किस चीज़ के अंडर होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, ये जो हड्डियों का ढांचा दिख रहा है इसको बोला जाता है रिब्स। रिब्स के अंदर कौन होता है, सेफ, लंग्स सेफ रहता है। और ये जो तुम्हारा रिब्स है इसके ठीक नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम क्या होता है, डायफ्राम। तो जैसे ही तुम सांस लोगे बेटा ये दब जाता है, ये दब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप एकदम फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा और ये कोने से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे बलून मान लो, बलून को अगर बीच में से दबाओगे तो क्या होगा, कोने कोने में से ऊपर उठ जाता है। और इससे क्या होगा, सांस ले रहे हो तो अंदर एयर का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद जब सांस छोड़ोगे तो जो दबाव, जो प्रेशर था बलून में या डायफ्राम में वो हट गया, अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अंदर से कम हो गया और इसका शेप दोबारा डोम शेप का हो जाता है। यानी जब दबेगा तो कैसा हो जाता है, फ्लैट, और कोने कोने में से बल्ज आउट, मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही सांस छोड़ोगे तो वो फिर से डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सांस लेने की प्रक्रिया या ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आया था, जब हम छींकते हैं तो हमें अपना नोज कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल्स जो है बाहर निकल जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ हम नाक के अंदर पूछ लेते हैं कि नॉस्ट्रिल के हेयर्स, नाक के बाल क्यों होते हैं, तो नाक के बाल इसलिए होते हैं ताकि बाहर से कोई धूल मट्टी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में पहले से नहीं है, उसे कहा जाता है फॉरेन पार्टिकल्स। वो घुसने की जब कोशिश करते हैं तो वो बाल या नोज के हेयर है वो उसको रोकते हैं अंदर घुसने से, और वो उसको अंदर घुसने से रोकते हैं, और हम अच्छी स्नीज करते हैं। स्नीज क्यों करते हैं? ताकि हम उस फॉरेन पार्टिकल्स को, जो कि डस्ट भी हो सकता है, ग्रास भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक्सपेल आउट कर दें। EXPEL एक्सपेल होता है, OUT आउट। एक्सपेल आउट मतलब बाहर की तरफ फेंक, ठीक है, इसीलिए हम स्नीज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, एयरफोर्स स्कूल का मन पसंदीदा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है, इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अभी जो मैंने प्रोसेस बताया ये वही चीज़ है, ब्रीथिंग कैसे होता है, डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है। उसके बाद बेटा अब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँगा ह्यूमन बींग्स में, यानी इंसानों में ब्रीथिंग के लिए कौन काम में आता है? लंग्स। उसके बाद अगर पूछते हैं कॉकरोच में कौन काम आता है, ये भी पूछ सकते हैं। नीचे से शुरुआत करते हैं, लास्ट पेज से। अगर फिश में आया बेटा तो वहीं बुक में कहीं लिख लेना कि इसमें जो है सांस मछलियाँ किस चीज़ से लेती हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। गिल्स से सांस लेती हैं मछलियाँ। उसके बाद एक और आ जाता है, लाइन से लिख लो सभी। फिश जो है बेटा किस किस का पूछ सकते हैं तुमसे, एक ह्यूमन बींग्स का पूछ सकते हैं। ह्यूमन बींग्स का तो समझ में आ गया, लंग्स, फेफड़ा। उसके बाद मछलियों में, फिश में गिल्स। उसके बाद तीसरा लिख लो बेटा, तीसरा लिख लो, बैठे नहीं रहना है। तीसरा अर्थवर्म का पूछ लेते हैं। अर्थवर्म जानते हो क्या होता है? केंचुआ, लाल लाल कलर का। अर्थवर्म लेता है मॉइस्ट स्किन से, बिल्कुल सही। एंड फ्रॉग भी किससे लेता है? मॉइस्ट स्किन से लेता है। हाँ बिल्कुल, फ्रॉग लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन दोनों से लेता है। और अर्थवर्म किससे लेता है? मॉइस्ट स्किन से लेता है। उसके अलावा दो चीज़ें और पता होनी चाहिए बेटा तुम्हें, ठीक है, दो और आ जाता है एग्जाम में कई बार। एक आ जाता है अर्थवर्म, तो हो गया बेटा, है ना, अर्थवर्म बता दिया। उसके बाद कॉकरोच का लिख लो। कॉकरोच किससे लेता है बेटा? ये देखो, कॉकरोच लिख के डैश कर लेना, या जहाँ कॉकरोच बना है वहाँ लिख लेना, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। कॉकरोच किससे सांस लेता है? स्पाइरेकल्स। क्या पढ़ते हैं इसे? स्पाइरेकल्स, ठीक है, स्पाइरेकल से सांस लेता है। और अगर एग्जाम में इंसेक्ट आ गया तो ये मत सोचना अच्छा कॉकरोच भी तो इंसेक्ट है तो उसका स्पाइरेकल लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर इंसेक्ट्स का पूछ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? ट्रैकिया, ठीक है, इंसेक्ट्स का ट्रैकिया, कॉकरोच का स्पाइरेकल, अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन, फिश का गिल्स, और ह्यूमन बींग्स का लंग्स। इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ जाता है, ये तुम्हें याद रहने चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार पूछें, देखें किसको किसको याद हो गया। ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट यानी गीला गीला स्किन। उसके बाद कॉकरोच, स्पाइरेकल्स। उसके बाद इंसेक्ट्स, ट्रैकिया। बस यही आता है एग्जाम में इसमें से कि ऑर्गन। और एक फिश, गिल्स। वेरी गुड, तो ये याद रखना है, इसको लाइन से लिख लेना है जब अपने नोट्स बनाओगे तो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, प्लांट भी सांस लेता है बेटा। प्लांट्स वाला जो है तुम्हारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैं तुमको पूरा चीज़ बता देता हूँ कि प्लांट किससे किससे सांस लेता है, ठीक है। देखो प्लांट्स में मान लो ये प्लांट है और ये रूट्स है ना। ये क्या चीज़ है? लीव्स। ये लीव जो सांस लेता है बेटा, इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमटा। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रंध्र। स्टोमटा से सांस लेता है। और ये क्या है? ये तुम्हारा स्टेम है। अगर स्टेम पूछेंगे, यानी लीव्स जो सांस लेता है वो लेता है स्टोमटा के थ्रू। ये स्टेम जो है, तना, ये सांस लेता है, उसको बोलते हैं लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स से सांस लेता है बेटा। और ये जो हो गया, ये रूट्स हो गया ना,
रूट्स किससे लेता है? जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, इससे सांस लेता है। और कहाँ कौन कौन सा पूछ सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए तुमसे? ह्यूमंस पूछ सकते हैं, कॉकरोच पूछ सकते हैं, इंसेक्ट पूछ सकते हैं, अर्थवॉर्म पूछ सकते हैं। क्लास में कभी भी पढ़ाते हुए मैम पूछेगी तो तुम्हें आंसर आना चाहिए बेटा। और उसके बाद और कौन सा पूछ सकते हैं? फिश। तो उसके बाद ह्यूमंस किससे सांस लेते हैं बेटा? कौन सा ऑर्गन काम में आता है? लंग्स, कॉकरोच, स्पाइरेकल्स, इंसेक्ट्स, ट्रेकिया, अर्थवॉर्म, मॉइस्ट यानी गीला गीला स्किन, और फिश गिल्स, इनसे सांस लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा डेफिनेशन है जो मैं पूछूंगा बेटा? ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, और जो कि पता होना चाहिए। नॉर्मली कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स। पीछे देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। और जब हैवी एक्सरसाइज करोगे तो 25 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें से? डिफरेंस आ जाता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और क्या आ जाता है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज पैर में क्रैम्प्स कैसे पड़ता है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा? मसल्स में, लैक्टिक एसिड्स में चेंज हो जाएगा, उसके कारण पैरों में क्रैम्प्स पड़ता है। बस यही क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।